Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Varman, and this is 33rd lecture in the series. All these videos are time-stamped videos. You can see description box for further details. तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन सारे प्रॉब्लम को देखेंगे और जैसा कि आपको पता ही है कि ये सारा प्रॉब्लम मिसलेनियस सीरीज़ का प्रॉब्लम है। तो इसमें मिक्स टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन का है, कुछ प्रॉब्लम जैसे इस वाले में हम देखेंगे कि बाई पार्ट्स का भी है। तो सब तरह के प्रॉब्लम को इसमें मिक्स करा गया है और ये बेसिकली एक तरह से हमारे पीछे वाले सेक्शन का रिवीजन है कि हम पीछे जो कुछ सीखे उसी चीज़ को यूज़ करके ये कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम बनाया है जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है और हर एक प्रॉब्लम का एक फिलॉसफी होता है, एक अप्रोच होता है कि हम उस प्रॉब्लम को अप्रोच सही तरीके से कैसे करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम को हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं पर उसमें से कुछ तरीका ज़्यादा लेजिबल या ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू अदर। तो हमको यही चीज़ सीखना है और ढूंढना है कि प्रॉब्लम को अप्रोच सही तरीके से अप्रोच कैसे करें। अगर आप सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली वो प्रॉब्लम बन ही जाएगा। इन केस अगर नहीं भी बना है तो आप उसको फिर से जब रीथिंक करेंगे तो आपको उसका समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसमें आगे चलते हैं। प्रॉब्लम को अगर देखा जाए तो जैसे हम बोले हैं कि एक लॉजिक होता है इंटीग्रेशन में कि हम जब भी डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम चाहेंगे कि डिनोमिनेटर जितना कॉम्पैक्ट हो, जितना छोटा हो, मोनोमियल जितना मोनोमियल यानी सिंगल टर्म का हो उतना बेटर है। वैसे अभी प्रॉब्लम हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा अगर हम इसमें चेंज करें, अगर हम क्या करें, इस रूट के अंदर से दोनों में से कॉमन लें तो बाहर क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा और ऊपर में क्या आएगा 3 + x³ अपॉन √1 + x² dx। अगर अभी भी देखा जाए तो ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले से इस स्टेप से ये अब ज़्यादा विजिबल है। कैसे विजिबल है, रूट के अंदर 1 + x² है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम चाहें तो x को अगर tan थीटा अगर सपोज करें तो ये टर्म हमारा रूट से फ्री हो जाएगा और कॉम्पैक्ट भी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट x = tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, sec² थीटा d थीटा। हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, √x इंटीग्रेशन 3 + x के जगह पे लिखेंगे tan थीटा, तो tan³ थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा √1 + tan² थीटा और यहाँ पे आ जाएगा sec² थीटा d थीटा। हम चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट 1 + tan² को sec² और रूट हटा के सीधा sec लिख देते, बट एक स्टेप लिख लेने से ज़्यादा कोई नुकसान है नहीं। तो हम इसको करेंगे क्या, 3 + tan³ थीटा अपॉन, अब इसको हम 1 + tan² को sec² और ये रूट में है तो ये रूट से फ्री हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं sec थीटा और यहाँ पे क्या आ गया sec² थीटा d थीटा। सेक से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या आया 1/√2 और ये 3 है तो 3 को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा sec थीटा d थीटा प्लस 1/√2 और ये क्या है tan³ थीटा और ये है sec थीटा d थीटा। अब ये पहले वाले टर्म सेक का हमको पता है कि ln sec x + tan x इसका इंटीग्रेशन होता है। दूसरे टर्म में थोड़ा सा हमको वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे tan³ है और ये sec है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे इसको लेके चलते हैं, 3/√2 और ln mod इसको लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा mod प्लस 1/√2। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये tan³ है, इसको हम लिखते हैं tan²
थीटा और सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ऐसा करने का मेरा मोटो ये है कि हम tan को सेक स्क्वायर लिखेंगे तो वहाँ से क्या होगा, ये इसके dy में आ जाएगा। सेक थीटा का dy होता है सेक थीटा इंटू, मतलब dy इन द सेंस की डेरिवेटिव होता है tan थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हम बस इसी को आगे बढ़ाते हैं, 3/√2 ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा मॉड और प्लस 1/√2, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ लिखेंगे सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अगले पेज पे चलते हैं इसको। तो हमारा क्या था, 3/√2 ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/√2 इंटीग्रेशन। अब हम अगर चाहें तो सेक थीटा को y मान सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी माने तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा माइनस हाफ, बस इसको मल्टीप्लाई हम कर दिए सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा को, तो माइनस हाफ, और अंदर में 1 ही था तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, यानी कि सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। हम इसको क्या लिखेंगे, 3/√2 ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1/√2, और ये सेक थीटा और इसका ये डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, यानी ये एक्स स्क्वायर, अगर ये y है तो y स्क्वायर dy है, यानी कि हम लिख सकते हैं ये सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस हाफ, और ये हाफ नहीं है, ये √2 है। एक बार पीछे चल के देख लेते हैं, √2 ही है, तो ये माइनस 1/√2, और सेक थीटा इसका इंटीग्रेशन होता है सिंपल सेक थीटा प्लस सी। अब हमारा कैलकुलेशन जो सॉल्व करना था, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम चूंकि वेरिएबल को चेंज करे थे, हम x को थीटा में ले गए थे, तो वापस हमको ओरिजिनल वेरिएबल में इसको ले जाना होगा, तो हम वही करते हैं। हम इसमें से 1/√2 सारे में से कॉमन ले लेते हैं, 3 ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस ये सेक क्यूब थीटा अपॉन 3, यानी कि 1/3 सेक क्यूब थीटा माइनस ये हो जाएगा सेक थीटा और ये बाहर में c। अब हमारा जो हम सब्सटीट्यूट करे थे वो x = tan थीटा, तो अगर हम सेक थीटा लिखना चाहें तो सेक थीटा 1 + √1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि x स्क्वायर। हम इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ब्रैकेट 3 ln मॉड x हो जाएगा tan थीटा और प्लस √1 + x स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1/3 और सेक। इसमें से अगर हम सेक को कॉमन लेते तो सेक क्या हो जाएगा, √1 + x स्क्वायर, और ब्रैकेट में सेक एक से कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अपॉन 3 होगा, तो सेक स्क्वायर जो होगा वो बेसिकली 1 + x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। ऐसा अगर हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रॉब्लम सही है और आंसर भी सही है, लेकिन चूंकि GN वर्मन में जो आंसर आया है अगर वो आएगा तो इससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करे थे वो हमारा आंसर मैच कर रहा है। और आंसर देने का मोटो ये नहीं होता है कि हम किसी तरीके से आंसर निकाल लें, उसका मोटो सिंपली ये होता है कि आपको पता चले कि आप सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो बुक का यही पर्पस होता है, और भी पर्पस है, बट ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस आंसर देने का है। 1/√2 और 3 ln मॉड x प्लस √1 + x स्क्वायर मॉड प्लस, अब इसमें इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो 1 + x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम एक स्टेप स्किप कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2,
ये 1 माइनस 3 तो ये -2 हो गया, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, और नीचे 3 था वो एलसीएम में आने के कारण 1/3 हो गया, और ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम अगर बड़ा हो रहा है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो लॉन्ग एज कि हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हम सारे स्टेप को फॉलो करते जाएं और वहाँ तक हम पहुँच जाएं, तो वो उसको बोलेंगे लेंदी प्रॉब्लम है, बट वो डिफ़िकल्ट नहीं कहा जाएगा। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम होता है जो कभी कभी लेंदी होने के कारण भी डिफ़िकल्टी बढ़ जाता है, क्योंकि हम उतना दूर तक विजुअलाइज नहीं कर पाते, या हम पेशेंटली उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। लेकिन जनरली होता है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को हम लोग उसको सही तरीके से अप्रोच, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम उसको कैसे अप्रोच करें, और वैसे प्रॉब्लम को मतलब कहा जा सकता है डिफ़िकल्ट, और उसको प्रैक्टिस करते 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 हमको पता चलता है कि हम इसको कैसे सही तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें हमको दो पहले से ही इंडिकेटर दिख रहा है। आर्क साइन एक्स यानी कि साइन इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम सोचें तो इसको हम बाई पार्ट से सोच सकते थे, लेकिन बाई पार्ट में एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम इसको, पहला तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव से, मतलब जो सेकेंड पार्ट जो लिखेंगे एक्स इंटीग्रेशन यू और भी जो भी हो, मतलब पहला फंक्शन इसको मानेंगे, दूसरा फंक्शन इसको मानेंगे, तो जब ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, उसको हम इंटीग्रेट करने में हमको दिक्कत होगा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर्क साइन एक्स को y मान लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स, यही बेसिकली साइन इनवर्स एक्स है। तो dy हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू साइन वाई। अब देखिए, ये प्रॉब्लम आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले टर्म का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पहला टर्म हो जाएगा साइन वाई, और दूसरा टर्म जो है वो बेसिकली 1/dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा dy में चला जाएगा, और ये टर्म y, इतना y dy। थोड़ा गैप करके लिखने का मेरा मोटो ये है कि ये y साइन के साथ नहीं है, ये साइन y अलग है और ये y अलग है, और जब भी ऐसा टर्म आए तो हम थोड़ा गैप करके लिखें, लेकिन अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे y साइन y। और ये चीज़ हम सारे, मतलब कोई भी आर्गुमेंट वाला फंक्शन हो, जैसे साइन हो, लॉग हो, कोई भी हो, तो उस केस में हम ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम बनाने, अगर हमारा आदत, अगर सही अप्रोच से हम आदत अगर हम नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है कि जल्दीबाजी के टाइम में हम लोग एक बार लिख दिए और अगले स्टेप में ध्यान नहीं रहा, और गलती से क्या हुआ कि हम उसको पिक कर लेते हैं, और वो गलती पूरा नीचे तक चला जाता है, और फिर हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाता है, इवन दो हम उसको बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को जानते होते हैं। तो वो गलती नहीं होने के कारण हम लोग सही अप्रोच अपनाना, सही अप्रोच से प्रॉब्लम को बनाने की आदत डालेंगे। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, y साइन y है, और इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो सिंपली हो जाएगा y साइन y dy माइनस dy इंटीग्रेशन साइन y dy होल का dy। तो इसको अगर हम लिखें y, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस y, ब्रैकेट यहाँ पे जान के लिखें ताकि माइनस को हम अकोमोडेट कर सकें। दूसरे टर्म में यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे माइनस कॉस y dy। अब इस माइनस से हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो ये अब सिंपल ये हो गया, क्या कॉस y हो गया। अब इसमें कॉस y एक स्टेप लिख लेते हैं, एक स्टेप लिखने से कॉस y dy माइनस y कॉस y, अभी प्लस सी नहीं लिखते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट इसके कारण फिर से आएगा, तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन y माइनस y कॉस y प्लस सी। अब हमारा प्रॉब्लम बन गया। यहाँ से हम लोग जो वेरिएबल है, जैसे अगर साइन y अगर ये है तो कॉस y हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ डाल देते हैं, x माइनस कॉस y है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या है साइन इनवर्स x, तो इसको लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर्क साइन x भी लिख सकते हैं,
या साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, बस हमको और वैसे हम एक चीज़ कहेंगे, अगर मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे नहीं चेंज करके, अगर हम इसको सेकेंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही करते, वो करके देखना चाहिए, क्योंकि वो करके देखने के बाद पता चलेगा कि उस अप्रोच से हम लोग प्रॉब्लम नहीं बना सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। टाइम का अगर क्रंच हो तो अलग बात है, लेकिन अगर पहली बार इसको इंटीग्रेशन को बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम खर्च कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का हमको एडवांटेज सिर्फ यही नहीं होगा, आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में जाइए, शायद केमिकल ब्रांच को छोड़ के और सिविल को छोड़ के, जहाँ पे भी आपको इक्वेशन आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन खास कर आएगा, मोस्ट ऑफ द केस इलेक्ट्रिकल में तो बहुत प्रोलिफिक तरीके से आता है, तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपके इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, और वो ये अक्रॉस पूरे आपके मतलब पूरे इंजीनियरिंग में ये हेल्प करेगा, और या किसी भी साइंस के फील्ड में रहेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हमेशा हेल्प करेगा, और उसके लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना जरूरी है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम भी एकदम सिंपल है। इसमें अगर हम दो चीज़ हमको दिख रहा है, एक चीज़ हमको ये दिख रहा है कि अगर हम साइन को y मान लेते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन अगर हम साइन को y माने और x को भी अगर कन्वर्ट करें तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। अभी हम पीछे वाले केस में देखें कि हम पूरा कन्वर्ट करने के कारण मेरा सिंप्लीफाई हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में उल्टा हो रहा है। इस वाले केस में अगर पूरे टर्म को अगर हम चेंज करें वेरिएबल, तो हमको उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लेते हैं इस पे। कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स। ये हम सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लगाए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लगाए हैं, इसमें कुछ हम स्पेशल नहीं करे हैं। और चूंकि हम लोग इतना प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो थोड़ा सा चीज़ तो विजुअलाइज हम कर सकते हैं, जो कि हम एक चीज़ विजुअलाइज करें कि अगर इसको y माने तो हमको इसका dy यानी कि डेरिवेटिव विद dx जो है हमको मिल जाएगा। अब इसको हम फिर से चूंकि x इधर है और हम इसमें फिर से अगर हम नया वेरिएबल माने तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम सोचने के लिए हम इधर लिख लेते हैं कि अगर साइन x है तो dy हो जाएगा cos x dx। तो अगर उस टर्म को देखा जाए तो वो बेसिकली 1/y³ dy है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस, और 1 अगर हम माइनस नहीं लिख के अगर हम पूरा फॉर्मूले के साथ अगर चलें तो -3 + 1/-3 + 1 यानी कि -½ और 1/y² आएगा। तो ये चीज़ y, फिर y क्या है, y है हमारा साइन x यानी कि -½ और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। y के जगह पे साइन x हम डाल दिए। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका। ये क्या हुआ, -½ कोसेक स्क्वायर x माइनस ये 1 और ये -½ कोसेक स्क्वायर x dx। इस माइनस को इससे प्लस कर देते हैं, तो अब क्या होगा, -½ x और कोसेक स्क्वायर x, इसको हम 1/sin² भी लिख सकते हैं, लेकिन कोसेक वेल एंड गुड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ½ और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक को माइनस कॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा -cot x प्लस सी। हम क्या करेंगे, c को पहले ले आएंगे, -½ कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x कोसेक स्क्वायर x प्लस cot x, और कांस्टेंट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा कन्वेंशन किसका है, जीएन वर्मन का कन्वेंशन है कि हम कांस्टेंट, जब हमारा अगर ओरिजिनल इंटीग्रांड जो है मतलब इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो अगर निगेटिव है तो हम कांस्टेंट को पहले लिखेंगे और बाद में ये, और ये सिंपली एस्थेटिक्स है, ये कोई अगर आप पहले माइनस लिखेंगे और प्लस से लिखेंगे वो भी एकदम सही है, और उस चीज़ के लिए आपको एकदम सोचना नहीं है। बस ये हम एक टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं।
इस प्रॉब्लम को देख के क्लियर पता चलना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम है, और इसमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है, कॉस 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या अगर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखें तो 1 माइनस कॉस 2x होगा ये। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे, हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगर ये एक स्टेप और पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx। इसको स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस हाफ ई टू दी पावर एक्स कॉस 2x dx। अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे बन गया। अब हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जब ई टू दी पावर एक्स के साथ जब ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आता है तो ये बेसिकली ये रिपीटेड टर्म वाला फंक्शन है, और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिपीटेड टर्म को हम लोग अलग इंटीग्रांट मान लेते हैं, ए टू दी पावर एक्स कॉस 2x dx। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और हम पहले i का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको एक स्टेप अगर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ए टू दी पावर एक्स माइनस हाफ, और i का जो भी वैल्यू होगा वो हम यहाँ प्लग इन करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 यहीं पे मानते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो ये सिंपली हो जाएगा e टू दी पावर x, और ये हो जाएगा cos 2x dx माइनस d e टू दी पावर x dx इंटीग्रेशन cos 2x dx। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ पे एक dx पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ dx और पूरे का फिर से dx, ये यहाँ तक। इसके अगले स्टेप में e टू दी पावर x, ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 माइनस e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स, और इसको करेंगे तो हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 dx। अब इसको एक स्टेप और चले तो हाफ e टू दी पावर एक्स साइन 2x माइनस हाफ, और इसमें हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स साइन 2x dx। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हाफ e टू दी पावर एक्स साइन 2x माइनस हाफ। अगर हम चाहते तो इसको हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट हम लिख सकते थे, लेकिन हम चूंकि प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। वैसे एग्जैक्टली ऐसा प्रॉब्लम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अवेलेबल है, तो जो लोग अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो वहाँ पे देखे होंगे कि इसको हम ऐसे ही करते हैं, और नहीं देखें तो आप देख भी सकते हैं। हम इसका जो लेक्चर नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये कर देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर x और इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस फिर से t टू दी पावर x dx इंटीग्रेशन साइन 2x dx और पूरा ब्रैकेट क्लोज करके dx। यहाँ पे अब थोड़ा क्लटर्ड हो रहा है, हम अगले पेज पे इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये यहाँ पे i का वैल्यू क्या आया, हाफ, एक बार देख लेते, e टू दी पावर x साइन 2x, e टू दी पावर x साइन 2x माइनस हाफ, और ब्रैकेट ले लिए थे, और x e टू दी पावर x तो आ ही गया, और एक बार लिख लेते हैं साइन 2x dx माइनस d e टू दी पावर x dx इंटीग्रेशन साइन 2x dx। शायद पता नहीं, यहाँ पे शायद ये ढक गया होगा, तो हम पीछे वाले ही स्टेप को रीराइट करें, कुछ अलग नहीं करें हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ e टू दी पावर x साइन 2x माइनस हाफ e टू दी पावर x, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा e टू दी पावर x, यहाँ पे माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब हमारा काम खत्म हो गया, यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करेंगे तो e टू दी पावर x साइन 2x माइनस ये हाफ और हाफ मिलके 1/4 e टू दी पावर x cos 2x, और ये माइनस 1/4, और ये इसमें माइनस हाफ यहाँ से आया और ये पूरा टर्म आ जाएगा, ये दो यहाँ दो मिलके माइनस 1/4, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos 2x dx। यही हमारा i है।
अगर हम पीछे चल के देखें तो हम आई क्या सपोज करें, ई टू दी पावर एक्स कॉस 2x dx। इसको हम वहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा आई प्लस आई अपॉन 4, और इधर क्या आ जाएगा, अगर हम 1/4 ई टू दी पावर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x। इसको हम देख सकते हैं कि अगर 1/4 लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1/4 ई टू दी पावर एक्स यहाँ है ही, ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी है, तो ये 2 आ गया। बीच में ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये प्लस है। अब ये हो गया कितना, 5/4 आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन 4, और इसको लिखेंगे 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x। इस 4 से 4 को कैंसिल कर दिए तो i का वैल्यू हमको कितना निकला, ई टू दी पावर x अपॉन 5 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x। इस वैल्यू को हम पीछे वाले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ई टू दी पावर x माइनस हाफ और ई टू दी पावर x अपॉन 5 2 कॉस 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो। इसमें अगर हम चाहें तो हाफ को कॉमन लेंगे ई टू दी पावर एक्स को, और अगर लिखना चाहें तो हम इसको एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अगले पेज में हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे करके लिखेंगे हम ई टू दी पावर एक्स अपॉन 2 1 माइनस 2, हमेशा कॉस लिखा जाता है, साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 5। एक बार चेक कर लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स यही है, एकदम सही है, और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को अगर देखें तो ये भी प्रॉब्लम एकदम फेयरली सिंपल है। बस इसमें हम अगर एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का tan के फॉर्म में, साइन 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x अपॉन 2 tan x और 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। यहाँ पे कोई ये सोच सकता है कि tan साइन x जो है 2x वो ऑलरेडी सिंपल है, तो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसका सिंपल रीज़न ये है कि नो डाउट हमारा डिनोमिनेटर सिंपल है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो किसी इंटीग्रांड के किसी फॉर्मेट में नहीं जा रहा था। अगर हम इसको साइन को tan में कन्वर्ट कर दिए तो अब हमको यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा और इधर tan x अवेलेबल रहेगा, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये चीज़ प्रैक्टिस से विजुअलाइज हो पाएगा, tan x और 2 tan x और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारा वीडियो सीरीज फॉलो कर रहे होंगे वो इस चीज़ को क्लियरली देख लेंगे। वैसे हम इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू tan x, तो dy क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया क्या, 1 प्लस वाई अपॉन 2y dy। अब ये इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है, 1/2y को हम y बाहर 2 हाफ को बाहर कर दिए dy, और प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा हाफ ये dy, तो ये क्या हो गया 1/2 ln मॉड y प्लस हाफ y प्लस सी। इसमें हम हाफ को बाहर ले लेंगे और y का वैल्यू 10 है, तो ln मॉड tan x प्लस y क्या है tan x प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, बस एक फॉर्मूला यूज करना था और उसके बाद बहुत इजी सब्सटीट्यूशन था। 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, इसको हम लोग वैसे दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक ये हो सकता है कि इसको हम tan में कन्वर्ट कर दें और tan का ln sec x में हम कर दें, वो कर सकते हैं। या दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें
और ये चीज़ बहुत पहले से मतलब जब आप 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़े थे तो आपके टीचर ने शायद बताया होगा, और मैं तो जिसको पढ़ाता था तो मैं उसको हमेशा बताता था कि साइन टैन सेक कॉट कोसेक जो भी है, अगर उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और वो सिंप्लीफाई हुआ या किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद वो ज़्यादा हमको विजिबल होता है, तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे सॉरी, वैसे इसको हम tan π/4 लिख सकते थे और 1 + tan π/4 और tan में कन्वर्ट करके उसको सेक में ले जा ln sec x वो बन जाएगा, तो वो भी किया जा सकता है, वो गलत नहीं होगा, वो रिजल्ट अलग आ जाएगा उसमें हमारा। बस इसको हम क्या करेंगे, 1 - sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा 1 + sin x अपॉन cos x dx, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x dx। अब ये देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, यानी नीचे वाले को अगर हम y मान लें तो ये सिंपली ln cos x प्लस sin x प्लस c, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो एकदम 3 स्टेप, मतलब 1 2 3 में एकदम प्रॉब्लम बन गया। 10 वाले में ले जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट उससे भी हमारा रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट थोड़ा अलग होगा, बट ये ज़्यादा सिंपल है। तो हम अप्रोच हमारा यही होता है कि हम प्रॉब्लम को कम से कम स्टेप में कम से कम आसान से आसान फॉर्मूला यूज़ करके और जितना आसानी से बना लें, वो अप्रोच हमेशा बेटर अप्रोच होगा। क्योंकि अगर जो लोग कंप्यूटर साइंस वगैरह के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, तो हम लोग जो भी स्टेप है अगर उसका कोडिंग करेंगे तो जितना कम स्टेप होगा उतना कोडिंग कम करना पड़ेगा। कम कोडिंग का मतलब कम स्पेस का मतलब सिंपल प्रोग्राम का मतलब अच्छा प्रोग्राम, ठीक है। मतलब सिंपल तरीके से हम जो बना पाए वो ज़्यादा बेटर होगा, सिंपल, यही हम कहना चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम खुद अपने आप, जैसे ही हमको ये प्रॉब्लम दिखे तो हमारे दिमाग में पोलर फॉर्म आना चाहिए। कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्सन सिखाया जाता है। अभी कुछ दिनों बाद मैं अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और कुछ दिनों बाद मैं एसएल लोनी डिस्कस करूंगा, और एसएल लोनी में एक चैप्टर है जिसमें कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्सन एक चैप्टर ही है, तो हम लोग उसको भी करेंगे। सॉरी। तो इसको अगर हम देखें, इसको हम डायरेक्टली क्या कन्वर्ट कर सकते, इसको हम पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम साइन में भी कर सकते हैं और कॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कॉस में करेंगे तो कॉस से सेक बनेगा, और सेक से हमको इंटीग्रेशन इजी होता है कंपेयर टू कोसेक, क्योंकि कोसेक में निगेटिव वगैरह भी आ जाता है। तो इसलिए हम प्रेफरेबली इसको हम नीचे वाले टर्म को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कॉस में करने के लिए हम लोग को क्या होता है कि कॉस का कोएफिशिएंट को अगर हम साइन में करना रहता तो अपोजिट कॉस वाले को के कोएफिशिएंट को साइन के फॉर्म में मानना पड़ता, तो हम, लेकिन यहाँ पे हम कॉस में ही चाह रहे हैं, तो कॉस में अगर हम चाह रहे हैं तो हम √3 को लिखेंगे r cos थीटा, और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 = r sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो r² = 1 + 3 + 1 कर लेते हैं, 3 + 1, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r² और sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, ये 4 हो गया, यानी कि r = 2 हो गया। अब थीटा अगर निकाले तो हम दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा = 1/√3, यानी कि tan π/6, थीटा जो हो गया वो हो गया π/6। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को अगर मिला दें तो ये हो जाएगा, अगर इस दोनों को अगर मिक्स करें तो ये हो जाएगा d∅, और नीचे में आ जाएगा ये r, थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, r cos phi cos थीटा प्लस r sin phi sin थीटा। अगले स्टेप में हम सारा वैल्यू r को कॉमन ले लेते हैं, r का वैल्यू 2 है तो हम 2 लिख दिए, और ये cos थीटा cos phi प्लस sin थीटा sin phi, ये cos
फाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डी फाई और नीचे लिखेंगे कॉस फाई माइनस और थीटा क्या है पाई बाई 6, तो हम पाई बाई 6 लिखेंगे। इसको अगर अगले स्टेप में लिखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक पाई माइनस पाई अपॉन 6 डी फाई। अब यहां से हम लोग इसको दो तरीके से ले जा सकते हैं। सेक का हम लोग लिख सकते हैं एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा का, जो होता है एल एन मॉड टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। ये रॉकेट साइंस नहीं है अगर हम देखें, इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस रिजल्ट को हम बहुत जल्दी ही डेराइव कर सकते हैं। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं स्टेप बता दूंगा और वहां से आप आराम से कर सकते हैं। सेक थीटा डी थीटा का हमको पता है एल एन मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। इसको अगर हम लिखें तो एल एन और सेक को 1 अपॉन कॉस, इसको साइन अपॉन कॉस, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सी। और इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा एल एन, और ये 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं, अगर इसको हम टैन में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस सी। और इसको जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा एक दो स्टेप, इससे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से इसका पावर कट जाएगा, और उसके बाद 1 को टेन पाई बाई 4 लिखेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद एल एन टेन पाई बाई 4 और प्लस थीटा अपॉन 2 ये आ जाएगा। ये होमवर्क रहा, इसमें 2 स्टेप हम स्किप कर दिए हैं। आप वो 2 स्टेप निकाल के देखिएगा कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई होप कि आप कर पाइएगा। तो ये चीज़ है। अब हम इसमें सीधा हम क्या करेंगे, हाफ एल एन मॉड, हमारे पास सेक में क्या है, इस पूरे टर्म का जो टर्म, जैसे हमारे पास क्या था कि सेक थीटा था तो पाई बाई 4, ये अगर सेक थीटा है तो ये थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा आर्ग्यूमेंट का पार्ट होता था उसका आधा, और पाई बाई प्लस पाई बाई 4 और 10, और इसमें एल एन। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे, एल एन और यहाँ पे अगर 10 पाई बाई 4 प्लस, और हमारे पास क्या है फाई है तो फाई अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन 2 माइनस पाई बाई 12 प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 एल एन मॉड 10, और ये 3, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस सी। इसको 1 अपॉन 2 एल एन मॉड 10, और ये क्या हो गया पाई अपॉन 2, और ये 2 पाई अपॉन 12 यानी कि पाई अपॉन 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम में एक ही इंट्रिकेसी है कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको, और वैसे भी इस तरह का प्रॉब्लम जो है हमको कई जगह पे आता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। हमको दे दिया रहेगा ये सिर्फ न्यूमरेटर का टर्म, और वो ये पूछेगा हमसे कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और जब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्म हमारा हो जाता है आर के फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस माइनस फाई, मतलब फाई प्लस माइनस थीटा, या इसको लिख सकते हैं आर साइन फाई प्लस माइनस थीटा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि हम क्या ले रहे हैं। और इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है साइन कॉस का तो प्लस माइनस 1 ही होता है, तो वो मैक्सिमम मिनिमम प्लस माइनस आर हो जाता है, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा प्लस आर हो जाएगा मैक्सिमम, और माइनस आर हो जाएगा मिनिमम। तो यही चीज़ इसमें देखा जाता है। और कैलकुलस इसीलिए थोड़ा सा मतलब लोगों को भारी लगता है, क्योंकि कैलकुलस में सारे पीछे के सारे कंसेप्ट का रिकैप होते रहता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखे कि नहीं सीखे, अलजेब्रा अच्छे से सीखे कि नहीं सीखे, कोऑर्डिनेट अच्छे से पढ़े कि नहीं पढ़े। तो वो सारे चीज़ का रिकैप होता है, और इस कारण से लोगों को कैलकुलस, कुछ लोगों को कैलकुलस जो है वो थोड़ा भारी लगता है, कि मतलब उनको
मतलब उनसे प्रॉब्लम नहीं बन पाता। और उसका रीज़न ये नहीं कि कैलकुलस अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम पोलर में कन्वर्ट करें तो एक फॉर्मूले पे ये सेक का फॉर्मूला हम लगा दिए और उस फॉर्मूले पे हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, लेकिन हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि हम 1 प्लस ऐड करके 1 माइनस करके तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन 1/1 प्लस साइन एक्स रहेगा। इसका एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम साइन एक्स को tan में कन्वर्ट कर दें, लेकिन tan में कन्वर्ट करेंगे तो x/2 आ जाएगा। उससे ज़्यादा इजी हो सकता है कि अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर नीचे अगर 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, ऊपर में रहने देते हैं साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा 1a प्लस बी एस माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको एक स्टेप और अगर और लिखे तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको डिवाइड अगर करेंगे तो साइन अपॉन एक कॉस से tan बनेगा और एक कॉस से सेक बनेगा, यानी हम लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स छूट गया है, डी एक्स लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एकदम सिंपल डायरेक्ट हो गया सेक एक्स माइनस इस tan को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको एक स्टेप में लिखेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस डी एक्स। अगले पेज पे इसको ले चलते हैं, तो हम एक बार लिख लेते हैं सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस ये tan एक्स हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, हमारा अप्रोच सही रहा तो प्रॉब्लम बन गया। इसको हम जैसे बोले आप tan करके भी एक बार देखिए। tan करने का मतलब कि आप साइन x को 2 tan x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आप ऐसे कन्वर्ट करके और इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कर पा रहे हैं तो आप खुद बताइए कि इस अप्रोच यानी कि हम रैशनलाइज करके जो करे हैं वो और ये करने में दोनों में सिंपल कौन सा आपको लगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देख के हमारे दिमाग में एकदम एक स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर साइन एक्स है और ऊपर में कॉस है तो हम अगर मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। अब हम पूरे टर्म को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ दिखने में नहीं पता चल रहा था लेकिन यहाँ से ये बहुत ज़्यादा विजिबल है। तो अभी हम क्या करेंगे 1 प्लस ऐड करके माइनस ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। डी वाई करने से ये हो जाएगा y माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस सी। y हमारा क्या है साइन x है माइनस tan इनवर्स y यानी कि tan इनवर्स साइन x प्लस सी। इसको हम यहाँ छोड़ सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम बहुत इजीली बन रहा है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें सब्स्टिट्यूशन या थोड़ा सा कुछ एक चीज़ है कोई, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन है चाहे कोई फॉर्मूला है चाहे पोलर फॉर्म है, एक चीज़ है उस चीज़ को हम जैसे ही क्रैक करते हैं हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा ये प्रॉब्लम अब देखिए, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि हमारा न्यूमरेटर कॉम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर कॉम्पैक्ट है यानी न्यूमरेटर से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हम कहते हैं कि अगर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे अगर वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फिट हो रहा है तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन हमको ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट होता दिख नहीं रहा है। डिनोमिनेटर कॉम्पैक्ट होने को देखने का मेरा मोटो ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर कॉम्पैक्ट है तो हम न्यूमरेटर में डिवाइड करके और हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि न्यूमरेटर में अंडर रूट टर्म है तो हम उसको डायरेक्टली वैसा नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे कि हमारा टर्म रूट से फ्री हो
और इसके लिए हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2x जो है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। चूंकि यहाँ cos x है तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस x, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, नीचे में साइन x का हमको साइन 2x का फॉर्मूला पता है तो हम साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। तो हम लिखेंगे 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2 dx। इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा रूट 2 कॉस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 dx। रूट से इसका ये कटेगा और ये इसमें रूट बच जाएगा, मान लेते हैं cos x से cos x, यानी कि हम अगर लिखिए तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन कोसेक x अपॉन 2 dx। अब हमको एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम सेक x में करे थे, कोसेक x में भी फॉर्मूला होता है। कोसेक अगर थीटा मान लेते हैं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है ln मॉड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, और इसी को सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा ln tan थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ये आपके लिए होमवर्क रहा, कि इस टर्म से ये कैसे आएगा, ये आप कीजिए और आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आप कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है और ये कर पा रहे हैं, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ रहा है और आप फॉर्मूले को जो है एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में स्विच कर पा रहे हैं। अगर ये हम कर लिए तो हम इसको हम सिंपली लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 और x के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ln मॉड tan और x अपॉन 2 पहले से है और जो हमारा थीटा है उसका आधा हो जा रहा है tan में, तो अगर यहाँ पहले x अपॉन 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस सी। ये रूट टू कट के ही हो जाएगा सिंपली रूट 2 ln मॉड tan x अपॉन 4 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। अब मैं वीडियो रेगुलरली बनाऊंगा तो आपको कंटेंट जो है वो टाइमली मिलता रहेगा। और अभी मिसलेनियस को मैं जल्दी ही ख़त्म करूंगा और उसके बाद 2 सेक्शन मैं शुरू करने का सोच रहा हूँ। एक तो डिफरेंशियल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करूंगा और दूसरा कैलकुलस में, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में SL लोनी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और उसको मैं एकदम स्टार्ट से डिस्टेंस फार्मूला से उसको शुरू करके आगे तक लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।